के जातिवार जनगणना के अंतर्गत कितनी जातियां या कितनी जनसंख्या ओबीसी में या SC ST में आती है, इसकी जानकारी अभी नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन 2006 में एक सर्वे हुआ था, जो सर्वे NSSO करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करता है। इसके सर्वे को भी ठीक ठाक प्रामाणिक कुछ लोग मानते हैं, और NSSO का कहना यह है कि हमारे देश में OBCs की जनगणना जो है, जनसंख्या जो है, वो इस समय कम होकर 41% रह गई है। पता नहीं कितना ऑथेंटिक है, क्योंकि SECC की रिपोर्ट नहीं आने की वजह कुछ लोग ये मानते हैं कि शायद OBCs की आबादी और ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए सरकार को भय है कि इससे इलेक्शन की पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी। और वैसे भी OBCs समाज के जिस वर्ग में है, वहाँ आमतौर पे पॉपुलेशन कम होने की संभावना तो बहुत ज़्यादा नहीं बनती, बढ़ने की संभावना ज़्यादा बनती है। पता नहीं, कोई तर्क होगा जिस तर्क से ये 41% का आंकड़ा आया है। EWS का मतलब जो गरीब है, और गरीब का मोटा मोटा मतलब गरीबी रेखा से नीचे मान लीजिए, हालांकि आरक्षण जिनको मिलता है वो गरीबी रेखा से बहुत लिंक उनका नहीं होता। अलग अलग रिपोर्ट्स कहती है कि 20 से 25% आबादी ऐसी है जो EWS में आती है। 20 मान लेते हैं, मिनिमम 20 मान लीजिए, ठीक। अब ये जो सारी आबादी हो गई है, ये कुल मिला के हो गई 29 और 41, 70 और 20, 90% हो गई, जो किसी ना किसी रूप में या तो गरीबी की वजह से, जैसे कोई ब्राह्मण व्यक्ति है, क्षत्रिय व्यक्ति है, अगर वो गरीब है तो वो इसमें आ गया। अगर कोई OBC है, ST है, SC है, तो वो भी इसमें आ गया। तो भारत की 90% आबादी ऐसी है जो किसी ना किसी रूप में आरक्षित वर्ग में आने के लायक मानी जाती है। अब बाकियों को देख लीजिए, बाकी जो है जनरल हैं। अगर उन जनरल की बात करें, उन जनरल में भी जो महिलाएं हैं, जो विमेन हैं, अगर ये जनरल 10% बचते हैं तो उनमें से लगभग 4 से 5% तो महिलाएं ही हैं, कुछ थर्ड जेंडर्स भी हैं। तो 5% इनमें जो महिलाएं हैं उनको भी आप काउंट कर लीजिए, तो भारत की पूरी आबादी में लगभग 95% आबादी ऐसी है जो किसी न किसी रूप में ऐसे वंचन का शिकार रही है, जिसकी वजह से उसे कुछ विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब जो आरक्षण है, मैं आरक्षण का गणित समझाने से पहले आपको ये एक तथ्य बताना चाह रहा हूं, ताकि आप ये समझ लें कि जब हम कहते हैं कि आरक्षण 50% मिलना चाहिए, तो इसका मतलब दरअसल ये भी होता है कि 95% आबादी को 50% आरक्षण देने की बात चलती है। और मैं आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का अंतर जो समझाऊंगा तो बात आपको और स्पष्ट हो जाएगी। पहले समझिए कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या होता है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण अभी भारत में मिलता है महिलाओं को, और जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहते हैं, उनको मिलता है। अगर पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का बेसिक सा अंतर समझा दूं तो बात और स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, बड़ा सिंपल सा, कोई खास चिंता वाली बात नहीं है। मोटा मोटा मान लेते हैं कि अभी जो आरक्षण मिलता है, SC को मिलता है 15%, ST को मिलता है 7.5%, OBC को मिलता है 27%, और जो EWS है उनको मिलता है 10%। फिलहाल ये आरक्षण जो है 59.5% के आसपास है, ठीक है। अभी ये आरक्षण मिलता है। अब मान लीजिए हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल पहले ही समझते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई 100 सीटें हैं कुल मिला के, मान लेते हैं, तो आपने कहा कि 15 सीटें SC व्यक्तियों के लिए हैं, 7.5 ST के लिए हैं, 27 OBC के लिए हैं, 10 EWS के लिए हैं, और फिर आपने कहा कि जो बाकी बच गई 40 सीटें, वो 40 सीटें जनरल के लिए हैं। अगर आप ये कहते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। इसका मतलब मान लीजिए कि जो 100 रिजल्ट्स है, उन 100 रिजल्ट में पहले जो 5-7 लोग हैं उनमें से 2-3 बच्चे SC कैटेगरी के हैं। वो बच्चे रिजर्वेशन का फायदा लेके नहीं पहुंचे हैं, वो बच्चे तो अपनी योग्यता से ही वहां पहुंच गए हैं। अब ऐसी स्थिति में 2 ऑप्शंस हैं। एक, आप कहें कि भैया ये कैसे भी पहुंचे हो, इनको SC ही माना जाएगा और कुल 15 ही SC आएंगे, चाहे 15 के 15 अपने आप आ जाएं,
चाहे उनको हम खींच के ऊपर लेकर आए। अगर आप ये कहते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, यानी 100 में से एससी बच्चे 15 ही होंगे, 16 नहीं होंगे। एसटी 7.5 ही होंगे, या मतलब 8 हो जाएंगे। ओबीसी 27 ही होंगे, ईडब्ल्यूएस 10 ही होंगे, और 40 लोग जनरल से ही आएंगे। अगर आप ये मानते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, और इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोटा फिक्स किया, और कोटा वंचित वर्गों के साथ साथ उनका भी कोटा फिक्स कर दिया जो वंचित वर्ग नहीं है। अगर ये सिस्टम किसी देश में मिले तो आप कहिए कि वहां हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का सिस्टम चल रहा है। ये अभी कुछ राज्यों की सरकारों ने इसको अप्लाई करने का प्रयास किया है। एक आध राज्य के हाई कोर्ट ने ऐसे फैसले भी दिए हैं। जब हम अगली डिस्कशन करेंगे मैं कुछ फैसलों का जिक्र करूंगा जिनमें ऐसी बातें आई हैं। अब इसमें एक तर्क ये भी होता है कि अच्छा, पहले समझिए वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है। वर्टिकल का मतलब ये हुआ, हमारे देश में ये चारों जो रिजर्वेशन है वर्टिकल चलते हैं अभी, ये वाला चारों आरक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि 15 सीटें तो एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, 7.5 यहां आरक्षित हैं, 27 यहां, 10 यहां, ये तो आरक्षित सीटें हैं, और बाकी जो 40 सीटें हैं वो अनरिजर्व्ड सीटें हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग 1 से 40 रैंक तक आएंगे वो चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो, या उच्च जातियों से हो, या अनरिजर्व्ड में आते हो, कहीं भी आते हो, उन सबको हम अनरिजर्व्ड मान लेंगे। हो सकता है कि इन 40 में से 3 एससी कैटेगरी के हों, 2 एसटी हों, 5 ओबीसी हों, 2 ईडब्ल्यूएस हों, पर ये सीटें अनरिजर्व्ड हैं। अनरिजर्व्ड का मतलब ओपन कंपटीशन की हैं, इन पे कोई भी अपना हक जमा सकता है, कोई भी मेहनत करके यहां तक आ सकता है। केवल योग्यता को मिलने वाली सीटें हैं, केवल और केवल मेरिट पे मिलने वाली सीटें हैं। और इन सीटों के अलावा जो बाकी 60 सीटें हैं वो फिक्स हैं, 15 इनके लिए, 7.5 इनकी, 27 इनकी, 10 इनकी। तो जो 40 लोग योग्यता से सिलेक्ट हो गए वो किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, वो तो इसमें आ गए, और बाकी 60 सीटें आरक्षण से ही भरी जाएंगी, यानी कि बाकी 60 में से 15 उन एससी विद्यार्थियों से होंगी जो इन 40 के बाद के 15 एससी होंगे उनसे होगी। इन 40 के बाद जो 7.5 एसटी होंगे, 8 होंगे, उनको लेके आएंगे 8 सीटों पर। जो 27 ओबीसी इन 40 के बाद होंगे उनको लेके आएंगे ओबीसी सीट्स पर, क्योंकि वो तो आरक्षण है। और ये 40 सीटें तो अनरिजर्व्ड हैं। अनरिजर्व्ड का मतलब कोई भी फाइट कर सकता है। अभी हमारे देश में जो सिस्टम चलता है वो ये है कि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए वर्टिकल रिजर्वेशन है, किंतु महिलाओं के मामले में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ये कैसे काम करता है, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। मैं इसी एग्जाम्पल में आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि महिलाओं का जो आरक्षण है या जो विकलांग समूह है उसको आरक्षण कैसे मिलता है। ये दोनों आरक्षण हॉरिजॉन्टल होते हैं। इसका मतलब देखिए क्या है। यूपीएससी में तो आरक्षण है नहीं, स्टेट पीसीएस में होता है कहीं के, तो स्टेट पीसीएस को ध्यान रख के बात करेंगे। जैसे मान लीजिए 15 सीटें एससी की हैं, तो वो क्या करते हैं, कहीं कहीं 1/3, कहीं कहीं 30%, इस तरह से कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि 20% सीटें या 1/3 सीटें महिलाओं की हैं, तो वो क्या करेंगे, इन 15 सीटों में से 10 सीटें हैं पुरुषों की सीटें और 5 सीटें हैं महिलाओं की सीटें। ठीक, इन 7.5 में से 5 और 2.5 कर लीजिए, 5 सीटें और 2.5 सीटें। इन 27 में से 18 पुरुषों के लिए हो गई, 9 महिलाओं के लिए हो गए। इन 10 में से 7 कर लीजिए और 3 कर लीजिए। और जो जनरल कैटेगरी रह गई उसमें जनरल महिलाएं हैं, उनके लिए आप कर सकते हैं इन 40 में से 13 सीटें फिक्स कर दी आपने जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए। ठीक, अब क्या होगा ध्यान से देखिए। अभी हमारा सिस्टम जो काम करता है, जिसपे कुछ लोगों को बड़ी आपत्तियां भी हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या यही की है। एससी कैटेगरी की 15 सीटें हैं, उनमें से महिलाओं की 5 सीटें हैं। अगर सामान्य रिजल्ट में देखा कि जो एससी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं सारे के सारे नॉर्मल, पहले 100 रिजल्ट निकाल लिए,
उन 100 में केवल ये देखेंगे कि एससी कैटेगरी की 5 महिलाएं कुल मिला के आई हैं या नहीं आई हैं। वो अपनी मेहनत से आई, योग्यता से आई या कैसे आई, इससे मतलब नहीं। अगर अपनी योग्यता से 5 महिलाएं आ गई हैं तो मान लिया जाएगा कि आरक्षण पूरा हो गया है, अब अलग से आरक्षण नहीं देना है। और अगर मान लीजिए पहले 100 रैंक में 100 ही कुल सीटें हैं, 100 रैंक में 4 ही एससी महिलाएं आ रही हैं, तो फिर क्या करेंगे कि जो एससी पुरुष है, क्योंकि वो इसका मतलब है कि 11 या 11 से ज्यादा आ रहे हैं, कुछ योग्यता से आ रही हैं और कुछ वैसे 11 तो आ ही रहे होंगे, तो जो आखिरी एससी पुरुष होगा उसको हटा के सबसे उसके नीचे जो एससी महिला छूट गई थी उसको वहां पर लेके आ जाएंगे। लेकिन महिलाओं के मामले में नियम यह है कि आरक्षण यदि 5 सीटों का है और 5 सीटें बिना आरक्षण दिए भर रही हैं तो मान लिया जाएगा कि आरक्षण पूरा हो गया। सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट ये था कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो आरक्षण की लिमिट बहुत ज्यादा हो जाएगी और वो अपने आप में गलत हो जाएगा। तो इसका खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ा, क्योंकि जो फायदे पुरुषों को इस आरक्षण में मिलते हैं वो महिलाओं को नहीं मिलते हैं, और न ही विकलांग व्यक्तियों को। मान लीजिए विकलांग व्यक्तियों के लिए 1 सीट आरक्षित है, जनरल में मान लेते हैं, या मान लीजिए कि एससी में 1 विकलांग सीट है और जो 10 लोग सिलेक्ट हुए एससी कैटेगरी में, मान लीजिए उनमें से 1 व्यक्ति विकलांग कैटेगरी में आता ही है, तो इसका मतलब है कि अब आरक्षण अलग से नहीं मिलेगा, जो आरक्षण मिलना था मिल गया एक ही बार में, अब बात खत्म हो गई। हमारे देश में, मैं एक बार फिर से याद करवा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा अभी दिमाग घूम रहा होगा आप लोगों का, मोटी सी बात यह है कि वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब ये है, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वीय, ऊपर की तरफ। जिस आरक्षण में व्यक्ति अपनी योग्यता से अपने आरक्षण की जो कोटा है उससे उछल के जनरल में चला जाए उसको बोलते हैं वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है क्षैतिज। इसका मतलब आप कितना भी कर लीजिए, ऐसे ऐसे जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते, ऊपर नहीं जा सकते। इसका मतलब आप कितना भी दाएं बाएं होंगे, रहेंगे अपनी कैटेगरी में ही, कैटेगरी को लांघना आपके लिए संभव नहीं है। तो महिला अगर सिलेक्ट होगी तो बेशक वो अपनी योग्यता से बने, काउंट किया जाएगा उसको आरक्षण में ही, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। और यदि एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में कोई व्यक्ति है और वो अपनी योग्यता से जनरल कैटेगरी की लिस्ट में ही सिलेक्ट हो गया तो उसको जनरल काउंट किया जाएगा, न कि एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस काउंट किया जाएगा। इसको बोलते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। हमारे देश में रिजर्वेशन के दोनों सिस्टम साथ साथ काम करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। और आरक्षण का अपने आप में मतलब ये होता है कि इसमें कोटा जरूर होगा, सीटें फिक्स जरूर होंगी। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि बाकी देशों में सिस्टम क्या है। अमेरिका में 1865 में दास व्यवस्था खत्म हुई, 1954 तक कुछ खास नहीं हुआ। उस समय तक लगातार जो दास से सामान्य व्यक्ति हुए थे, जिनको वोटिंग राइट्स पुरुषों को केवल मिल गए थे, लेकिन बाकी सामाजिक जीवन में समानता एकदम नहीं कि नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट भी वहां का इस समय तक बड़ा रिग्रेसिव भूमिका में था। 1954 में एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा महत्वपूर्ण आया जो शिक्षा के बारे में था, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की उसमें एक नई व्याख्या थी, और उसके बाद से समानता का कहते हैं एक अच्छा स्तर वहां पर दिखाई देना शुरू हुआ। और उसी समय वहां पर आपने मार्टिन लूथर जूनियर का नाम सुना होगा, सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू हुआ। मोंटगोमरी एक जगह थी जहां से इसकी शुरुआत हुई, और उसके बाद देखते ही देखते ये पूरे अमेरिका में फैला, फिर दुनिया भर में फैला। सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद से चीजें वहां पर बदलनी शुरू हुई, और ये वहां की सरकार ने महसूस करना शुरू किया कि अब हमें वंचित वर्गों के पक्ष में कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए, वरना एक इंक्लूसिव सोसाइटी बन नहीं पाएगी। और ये बात स्पेशली जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हैं, रिपब्लिकन उतना नहीं, क्योंकि रिपब्लिकन आमतौर पे व्हाइट जनता को सपोर्ट करने वाले हैं। वहां व्हाइट आबादी 73% है और ब्लैक आबादी केवल 13% है। तो ध्यान रखना कि व्हाइट आबादी इतनी ज्यादा है कि वो जो सोचेगी अंततः वही होगा, इसलिए वहां की डेमोक्रेसी में ये भी एक पॉइंट ध्यान रखने का है। 1954 के बाद से जो कुछ प्रेसिडेंट्स हुए, सबसे पहले आपने JF कैनेडी का नाम सुना होगा, जो एक डेमोक्रेट राष्ट्रपति थे, और 1963 में उनकी हत्या हो गई थी। बहुत लोकप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने सबसे पहले एफर्मेटिव एक्शन की शुरुआत की और प्रेफरेंस देने की शुरुआत की, और ये कहा कि अब अश्वेत व्यक्तियों को
और जो आदिवासी हैं, जो अमेरिका के मूल निवासी थे उनको, और जो हिस्पैनिक्स कहते हैं कुछ लोगों को, जो मेक्सिको या उसके आसपास के क्षेत्रों से हैं, क्यूबा से हैं, उन सब के लिए आरक्षण देने की बात हुई और महिलाओं के लिए आरक्षण की बात हुई। आरक्षण क्या एफर्मेटिव एक्शन था कि इन सबको प्रमोट करना है। जैसे क्या कहा कि जो भी कंपनी अमेरिकी सरकार के साथ काम करती है और यदि उसको साल भर में इतने अमाउंट का काम सरकार से मिलता है तो उसे अपने यहाँ एफर्मेटिव एक्शन प्लान, AAP, आम आदमी पार्टी नहीं, एफर्मेटिव एक्शन प्लान बनाना होगा, शुरू करना होगा। इस तरह के सिस्टम्स आए। जॉन एफ कैनेडी के बाद जिन लोगों ने इस पर सबसे ज्यादा काम किया उनमें एक बराक ओबामा का नाम आप जानते ही हैं। उनसे पहले बिल क्लिंटन ने इस पर अच्छा काम किया, और इस समय जो अभी के प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है उनका, बिडेन साहब, जो बाइडेन साहब हैं, जो बाइडेन, इन सब लोगों ने इस पर ज्यादा अच्छा काम किया। डेमोक्रेट पार्टी की पॉलिसी में आमतौर पर रहा है। अमेरिका में एक बात ध्यान रखने की, रिजर्वेशन सिस्टम नहीं चलता है। रिजर्वेशन सिस्टम नहीं चलने का मतलब है कोटा सिस्टम नहीं चलता है। वहां प्रेफरेंस दी जा सकती है। और ये कब हुआ? 2003 में मिशिगन विश्वविद्यालय के 2 केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए। दोनों केस अलग अलग थे, किंतु मिशिगन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के संबंध में थे, एजुकेशन के मामले में थे। और वहां के सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों मामलों में जो फैसले दिए अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को मिला के पढ़ा जाता है। पहला फैसला ये है कि किसी भी तरह का कोटा फिक्स करना ये अपने आप में अन्याय है बाकी व्यक्तियों के साथ। हम जो क्वालिफाइड व्यक्ति हैं उसे पूरी तरह से खारिज कर दें और केवल किसी के नस्ल के आधार पर एडमिशन दें, ये ठीक नहीं है। जब तक हम किसी व्यक्ति को चुनने के बहुत सारे आधार न देख लें, केवल नस्ल के आधार पर किसी का सिलेक्शन होना और योग्य व्यक्ति को खारिज कर देना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और तब से बड़ा स्पष्ट है कि वहां पर कोटा अगर कोई लगाएगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। कोटा का मतलब कि इतनी सीटें हैं, इनमें से इतनी सीटें फिक्स हैं अश्वेतों के लिए, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोटा है। और वहां के सुप्रीम कोर्ट में आज तक केवल 3 अश्वेत जजेस हुए हैं। वहां के सुप्रीम कोर्ट में सारे श्वेत जजेस होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कितना न्यूट्रल है ये भी अपने आप में एक डिस्प्यूट है। जो अश्वेत समाज है वो ये मानता है कि सुप्रीम कोर्ट भी न्यूट्रल नहीं है। भारत में भी ऐसा कई लोग मानते हैं, क्योंकि भारतीय जुडिशरी में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी जो वंचित जातियां हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, उनके जजेस सुप्रीम कोर्ट में नहीं के बराबर हुए हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज की फिर भी एक संख्या वहां पर दिख जाती है। पारसी समाज आपको दिखेगा, सिख समाज दिखेगा, मुसलमान लोग आपको दिख जाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे। लेकिन आपको SC ST समुदाय के लोग अपनी जनसंख्या के अनुपात में रत्ती भर नजर नहीं आएंगे। ये आरोप भारत पे भी है, ये आरोप अमेरिका पर भी है। लेकिन इन जजमेंट्स के बाद से, सुप्रीम कोर्ट के 2003 के मिशिगन विश्वविद्यालय के दोनों जजमेंट्स के बाद से, जो एक सामान्य पॉलिसी है वो ये है कि आरक्षण नहीं होगा, कोटा नहीं होगा, किंतु एफर्मेटिव एक्शन प्लान बनाया जा सकता है। किस किस समुदाय को थोड़ी सी प्रेफरेंस देनी है ये किया जा सकता है। उन्हें थोड़े बहुत एडिशनल मार्क्स देके अगर आप प्रमोट करना चाहें वो कर सकते हैं, किंतु किसी भी तरह का कोटा बनाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ये उनका स्टैंड है। अमेरिका एक फेडरल कंट्री है, वहां राज्यों का अपना संविधान होता है। 50 में से 9 राज्यों ने किसी भी तरह के एफर्मेटिव एक्शन को खारिज किया हुआ है। उन राज्यों के संविधान में ही अलाउड नहीं है। 41 स्टेट्स में अभी एफर्मेटिव एक्शन चलता है। सेंटर के स्तर पर एफर्मेटिव एक्शन चलता है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें चलता है। और पॉलिसी मैंने आपसे पहले ही कहा कि वहां ये कोशिश करते हैं कि मेरिट और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल सिस्टम हो जाए, महिलाओं के पक्ष में, अश्वेतों के पक्ष में, हिस्पैनिक्स के पक्ष में, और अमेरिका के जो मूल निवासी थे और कहीं कहीं एशियन अमेरिकन के पक्ष में सिस्टम बन जाए। लेकिन योग्यता से कंप्रोमाइज करके आरक्षण के माध्यम से वो सीट नहीं देते हैं। अमेरिकन सिस्टम अच्छा है बुरा है, इसमें खूब डिबेट्स हैं। मैंने आपको ये बताया कि वहां पर क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण केवल भारत में ये कहीं नहीं है, जबकि सच ये है कि आरक्षण या आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं दुनिया के लगभग हर विकसित देश में, हर लोकतांत्रिक देश में चलती हैं। आजकल दुनिया के हर देश को लगभग वेलफेयर स्टेट माना जाता है
और जहाँ भी वेलफेयर स्टेट होगा, वेलफेयर स्टेट को ये करना ही पड़ता है कि जो वहाँ के वंचित समुदाय हैं उनको मुख्य धारा में लाने के कुछ ना कुछ प्रयास करे। कनाडा में तो आरक्षण की व्यवस्था है, किनके लिए? वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, जो मूल निवासी वहाँ के, उनके लिए, और कुछ अन्य समुदायों के लिए। यूके, स्वीडन, फिनलैंड जैसे देशों में एफर्मेटिव एक्शन का सिस्टम चलता है, जैसे अमेरिका में चलता है, ठीक वैसा है। चाइना तक में 8% के आसपास सीटें दी जाती हैं वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं या कुछ ऐसे लोग जो मुख्य धारा में शामिल नहीं हैं। जापान में जो कोरिया मूल के लोग हैं उनको आरक्षण मिलता है, 5% के आसपास सीटें आमतौर पर उनको प्रेफरेंस दी जाती है। न्यूजीलैंड में एक माओरी समुदाय है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, न्यूजीलैंड की संसद में एक व्यक्ति टाई नहीं पहनने की जिद कर रहा था। वो माओरी समुदाय से था, जो न्यूजीलैंड का मूल निवासी वहां के थे। बाद में तो न्यूजीलैंड को यूरोप के लोगों ने कब्जा कर लिया, तो वहां से यूरोपियंस ही वहां पर हावी हो गए। जो मूल निवासी थे वो माओरी थे। तो उन माओरी समुदाय को और मलेनेशियाई समुदाय कुछ हैं, उनको वहां पर एफर्मेटिव एक्शन का फायदा मिलता है। पाकिस्तान जैसे देशों में भी जो वंचित समुदाय हैं, जो जातियां भी हैं कुछ, उनको मिलता है। जितने भी सोशलिस्ट कंट्रीज हैं वो सारी की सारी कंट्रीज वेलफेयर पॉलिसीज में विश्वास करती हैं। और इसका मतलब ये हुआ, बहुत संक्षेप में मैं आपसे कह रहा हूं, कि आरक्षण या आरक्षण जैसी व्यवस्था, एफर्मेटिव एक्शन की व्यवस्थाएं दुनिया के लगभग हर प्रगतिशील, हर समझदार देश में है, हर लोकतांत्रिक देश में है। केवल भारत की बात नहीं है। अगर कभी आपके सामने ऐसी बात आए तो इस गलतफहमी का शिकार आप ना हो। भारत में क्या स्थिति है फिलहाल, एक मोटी मोटी बात समझ लें। भारत में आरक्षण भी चलता है और पॉलिसीज भी चलती हैं। आरक्षण एक तो होता है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स का मतलब है लोकसभा की सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर और पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी की सीटों पर आरक्षण मिलता है। ये आरक्षण कहाँ मिलता है? तो आपको संविधान अगर आप पढ़ेंगे तो संविधान में आर्टिकल 330 से 334 में इसका जिक्र है, और जो पंचायती राज वाला है उसका जिक्र 243 में है। इनमें बताया गया कि आरक्षण कैसे कैसे, कितना कितना मिलेगा। जहां तक नौकरियों का आरक्षण है, सरकारी नौकरियों का, उसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 16 में है, बहुत विस्तार में। किसी भी नौकरी का, किसी भी सरकारी नौकरी का आरक्षण जब भी मिलेगा आर्टिकल 16 के बेस पे ही मिलेगा, बस। एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में, किसी भी स्कूल कॉलेज में आरक्षण जब भी मिलता है वो मिलता है या तो आर्टिकल 15 के बेस पर, या अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो उसमें आर्टिकल 30 की भी एक हिस्सेदारी होती है। इन दो के आधार पर इन सब में आरक्षण मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीम सरकार की हो सकती हैं। पेट्रोल पंप में आरक्षण हो सकता है, मेट्रो रेल में आरक्षण हो सकता है, सीटों का हो सकता है। और जो सरकार की और पॉलिसीज आती हैं, जैसे कोई आवास योजना है तो उसमें कितने घर किस जाति या किस वर्ग को मिलेंगे, ये भी हो सकता है। बैंक से लोन मिलेगा स्टार्टअप का, उसमें भी आरक्षण हो सकता है। स्कॉलरशिप मिलेगी, उसमें आरक्षण हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रयास हैं। अन्य पॉलिसीज भी हैं, जो वंचित वर्गों के बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा हॉस्टल्स हों, स्कूल की फेलोशिप्स हों, वो सब भी होता है। कई ऐसे एक्ट हैं, जैसे एट्रोसिटीज एक्ट है, SC ST को किसी अत्याचार से बचाने का प्रयास है। महिलाओं के पक्ष में बहुत सारे कानून हैं, जैसे दहेज उत्पीड़न के बारे में 1-2 कानून है। तो वो ये सारे कानून हैं वंचित वर्गों को बचाने के लिए किसी तरह के शोषण से। और ये सब है आरक्षण, कि किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें तो उसमें उनको विशेष सुविधाएं दे सके। ऐसे कुछ आयोग हैं, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग है, अनुसूचित जाति SC कमीशन है, ST कमीशन है, OBC कमीशन है। ये सब कमीशन क्या करते हैं? उस समुदाय की डेवलपमेंट, उस समुदाय के साथ जो सोशल बिहेवियर है उसको लगातार जज करते हैं। कोई भेदभाव हो तो उस पर रिपोर्टिंग करते हैं, सुनवाई करते हैं, और एक एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं, जिससे पता लगता है कि इन वर्गों की स्थिति कितनी सुधर पाई और सुधारने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए। इस तरह की कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं हमारे देश में चलती हैं। अब धीरे धीरे अंत की ओर बढ़ते हैं कि आरक्षण के पक्ष विपक्ष में क्या क्या तर्क हैं, थोड़ा सा उनको समझ के फिर निष्कर्ष की ओर बढ़ें। जो आरक्षण का समर्थन करते हैं उनका पहला तर्क है कि भाई आरक्षण से इंक्लूजन होता है, समावेशन होता है। जो लोग विकास की मुख्य धारा से बाहर छूट गए हैं उनको हम शामिल करते हुए चलते हैं। तो कुल मिला के एक समावेशी विकास, जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो कैसे होगा? वो तभी तो होगा जब हम सबको मुख्य धारा में लाएंगे। और मुख्य धारा में लाने के लिए कई उपाय हो सकते हैं, उनमें से एक उपाय आरक्षण होता है।
दूसरा तर्क है डेमोक्रेसी। भाई लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र वही है जिसमें प्रत्येक समुदाय की भागीदारी हो। एक अच्छे लोकतंत्र का सामान्य लक्षण यह माना जाता है कि जितने तरह के समुदाय हैं उन समुदायों की अपनी जनसंख्या के अनुपात में लगभग उतनी उतनी भागीदारी राज्य में और प्रतिनिधि संस्थाओं में होनी चाहिए। इसका मोटा मोटा मतलब यह हुआ कि अगर महिलाएं हमारे समाज में 48-49% के आसपास हैं तो कम से कम इतनी ही भागीदारी उनकी संसद में भी होनी चाहिए, लोकसभा में भी, राज्यसभा में, विधानसभा में भी। इसी प्रकार से अगर एससी और एसटी की आबादी मान लीजिए 19 और 10% है तो वो संसद में भी होनी चाहिए, जो कि होता भी, आरक्षण होता उतना। एससी ओबीसी का हो सकता है। फिर ये केवल वहीं क्यों हो, सरकारी नौकरियों में क्यों ना हो, जजेस में क्यों ना हो। तो लगभग समाज और राज्य की संस्थाओं में, प्रतिनिधि संस्थाओं में समाज के हर वर्ग की एग्जैक्टली उतनी या लगभग उतनी भागीदारी हो जितनी उसकी जनसंख्या है, तो हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी एक आदर्श रूप में है जहां सभी वर्गों को भागीदारी मिलती है। ये आरक्षण के पक्ष में तर्क दिया जाता है। तीसरा है कि जब समाज के सभी वर्गों को राज्य में हिस्सेदारी मिलेगी, विकास की प्रक्रिया में भागीदारी मिलेगी, तो उनका राज्य में विश्वास बढ़ेगा, उनका समाज की एकता में विश्वास बढ़ेगा, जिसको बोलते हैं नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का मतलब है कि जो बहुत अलग अलग उपराष्ट्रीयताएं हैं, अलग अलग समुदाय हैं, उन सबको एक मुख्य धारा में शामिल करना था कि सब मिलकर महसूस करने लगे कि हम सब एक राष्ट्र हैं, हम सब एक समाज हैं। ये तभी होगा जब सभी समुदायों की भागीदारी विकास की प्रक्रिया में होगी। जिनको लगता है कि आरक्षण बुरी चीज है, उनके पास इस पक्ष में क्या क्या तर्क हैं। एक तर्क ये है कि ये समानता के विरुद्ध है और रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। ये समानता थोड़ा ना है, ये तो भेदभाव है। क्योंकि जैसे ही आपने कहा कि कुछ सीटें इनके लिए फिक्स हैं, बाकियों को नहीं मौका मिलेगा, तो भेदभाव तो हो ही गया। इसका उत्तर मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि डिस्क्रिमिनेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सप्लॉयटेटिव, एक होता है प्रोटेक्टिव। क्योंकि आरक्षण प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसलिए सामान्यतः ये वाला तर्क स्टैंड नहीं करता। ये तर्क वहां स्टैंड करता है, और मैं इस बात से सहमत भी हूं, कि जितने व्यक्तियों को भारत में आरक्षण मिलता है उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि एससी वर्ग या एसटी वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलेगा, पर एससी वर्ग में ऐसा तो है नहीं कि सब बराबर हैं। उनमें से कुछ बहुत गरीब हैं, बहुत कमजोर हैं, कुछ उनमें से बहुत समृद्ध हैं। तो आरक्षण का सारा फायदा तो उन वर्गों में समृद्ध लोग ही उठाएंगे। और जब जब ऐसा होगा तब तब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि हमने एक सिस्टम के तौर पर जो सुविधा दी उसका फायदा उस व्यक्ति को तो मिल ही नहीं पाया जिसको मिलना चाहिए था। वहां आपको रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग मन में आ सकती है, और आती है तो एक जस्टिफाइड फीलिंग मान सकते हैं उसको। लेकिन सामान्यतः यदि आरक्षण सही व्यक्तियों को मिल रहा हो, जिनको देख, मेरा विश्वास है कि अगर आरक्षण सही व्यक्ति को मिले तो जिसको आरक्षण नहीं मिलता वो भी बहुत दुखी नहीं होता। बस उसको ये भरोसा होना चाहिए कि अगर कोई अधिकार उससे छीना गया है या उसको नहीं दिया गया है, तो जिसके पक्ष में वो गया है वो उचित व्यक्ति था। और यदि वो उचित व्यक्ति था तो आप तय मानिए कि लगभग 99% लोग इस बात को लेकर बहुत नाराज नहीं होते हैं, बल्कि ठीक महसूस करते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति को निश्चित रूप से ये सुविधा मिलनी चाहिए थी। दिक्कत वहां ज्यादा होती है जहां आरक्षण दिया एक समुदाय जिसको भरोसा है कि वो योग्य ज्यादा है, जिसके मार्क्स भी ज्यादा आते हैं, उसके हाथ से वो नौकरी निकली और निकल के एक ऐसे व्यक्ति को मिली जिसकी स्थितियां सामान्यतः उतनी ही अच्छी थी जितनी इस व्यक्ति की थी। तब ये डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग ज्यादा गहरी होती है। हम इस पर विचार करेंगे, क्रीमी लेयर की बात जब करेंगे, विस्तार में बात करेंगे कि क्रीमी लेयर क्या है, कितना होना चाहिए, कैसे अप्लाई होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर ऐसा एग्जाम्पल दिमाग में ना रखें और एग्जाम्पल ऐसा हो कि किसी ऐसे व्यक्ति को आरक्षण मिला जो बहुत वंचित समुदाय से था, तब ये तर्क बहुत स्टैंड नहीं करेगा। एक बहुत सामान्य तर्क ये होता है उन व्यक्तियों का जिनको आरक्षण नहीं मिलता कि भाई भेदभाव जब हुआ जिस जमाने में, तब हम तो थे नहीं, और भेदभाव जिन्होंने किया वो अब जिंदा रहे नहीं है।
हमारे दादा परदादा उनके परदादा उन्होंने भेदभाव किया अपने ज़माने में, तो उसकी सज़ा हमें क्यों दे रहे हो? और एक तर्क है कि ये जो आरक्षण की व्यवस्था है ये मेरिट के अगेंस्ट है, योग्यता के विरुद्ध है, और जब योग्यता के विरुद्ध हम काम करेंगे तो देश का विकास कैसे होगा, समाज का विकास कैसे होगा? इन दोनों तर्कों को एक साथ लेके हम समझेंगे इस बात को कि ये तर्क कहाँ तक सही है, कहाँ जाके गलत होते हैं। जब कोई कहता है कि मैं अपने पुरखों के कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, देखिए कानून होता है सिविल और क्रिमिनल, मैं किसी अन्य के क्रिमिनल एक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, यहां तक तो ठीक है। अगर मेरे दादाजी ने कोई क्रिमिनल एक्ट किया था तो उसकी सजा मुझे नहीं मिल सकती, ये बात एकदम जस्टिफाइड है। लेकिन जो सिविल मामले होते हैं, सिविल मामलों में ये कहना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि मेरे दादाजी ने जीवन भर में जो संपत्ति अर्जित की थी वो संपत्ति मेरे पिताजी को मिली थी और मेरे पिताजी से मुझे मिलेगी। अगर मैं अपने पुरखों की जिंदगी भर की कमाई का हकदार बनता हूं तो मैं अपने पुरखों की ही कमाई का एक हिस्सा, जो कि इसलिए उनको मिला क्योंकि उनके पास अधिकार कुछ ज्यादा थे और किसी और समुदाय के पास नहीं थे, उसकी जिम्मेदारी से पूरी तरह से बच जाऊं, ये कैसे हो सकता है? ये आर्गुमेंट आता है उस समुदाय की ओर से जो आरक्षण का लाभ उठाता है कि संपत्ति मिली, शिक्षा मिली, सुविधाएं मिली, अच्छा माहौल मिला, वो सब तो हमने अच्छे मन से ले लिया। लेकिन जब उसका थोड़ा सा नुकसान होने की बात हुई तो हमने कहा कि अब हम इसमें भाग जाएंगे, यहां से हम हिस्सा नहीं लेंगे। और ये बात क्रिमिनल एक्शन की तो है नहीं, तो सिविल मामला है, संपत्ति का मामला है या अधिकारों का मामला है। और इस वजह से कुछ लोग मानते हैं कि ये तर्क कि पहले के लोगों ने किया था हम क्यों भुगतान करें, बहुत वैलिड नहीं है, क्योंकि इस तर्क से चलेंगे तो अमेरिका में अश्वेतों को न्याय कभी नहीं मिल पाएगा। दुनिया भर में महिलाओं को कभी भी मुख्य धारा में शामिल कर ही नहीं पाएंगे। उनको मुख्य धारा में लाने की शर्त है कि कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दें। जब भी एक्स्ट्रा सुविधाएं देंगे तो किसी न किसी को नुकसान तो होगा ही होगा। जो मेरिट वाला आर्गुमेंट है इसको हम थोड़ा सा विस्तार में समझेंगे इसके बाद। तो देखिए मेरिटोक्रेसी क्या होती है, एक बार ये समझते हैं। मेरिट अपने आप में क्या है? कुछ लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं मेरिटोक्रेसी, योग्यता तंत्र। इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर चीज, हर पद, सम्मान आदि का वितरण केवल और केवल मेरिट के बेस पर होता है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा योग्य है उसको उतना ऊंचा पद मिले, उसको उतना ज्यादा सम्मान मिले। इस सिस्टम को बोलते हैं मेरिटोक्रेसी, जिसमें मेरिट के अलावा किसी भी और बेस को ध्यान रखकर फैसले नहीं किए जाते। ऐसा सिस्टम शायद दुनिया में कहीं भी एग्जैक्टली है नहीं, एक कल्पना है कि ऐसा सिस्टम हो सकता है। और जिन देशों में इसके आसपास का सिस्टम हो सकता है, अमेरिका को मान सकते हैं। अमेरिका, बल्कि 1954 से पहले वाला अमेरिका जो था, वो ये क्लेम ज्यादा कर सकता था कि मेरिटोक्रेसी वाले सिस्टम है। 1954 के बाद से तो वहां भी अब सोशल जस्टिस वाला स्टेप काफी ज्यादा होता है। मेरिटोक्रेसी क्यों अच्छी है? जो इसके समर्थक हैं उनके तर्क भी बहुत ठोस कुछ मामलों में है। मेरिटोक्रेसी के पक्ष में पहला तर्क ये होता है कि जब आपको ग्लोबल कंपटीशन करना हो, अब मैं पूरे देश को ध्यान रख के बात कर रहा हूं, कंपटीशन हो गया है ग्लोबल किस्म का। चीन तो हमें इस आधार पे छोड़ दे देगा कि भाई आपका सामाजिक न्याय चल रहा था, वो तो सीधे सीधे कहेगा कि अगर आप हमसे कॉम्पीट कर सकते हैं तो कीजिए, वरना अपने आप को पिछड़ा देश मानने को तैयार हो जाइए। अब ग्लोबल कंपटीशन है टेक्नोलॉजी की दुनिया में, साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ही सारी डेवलपमेंट्स टिकी हुई हैं। कोई स्टार्टअप करना हो, कुछ करना हो, कोई ऐप डेवलप करनी हो, सोशल या टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म डेवलप करना हो, डिफेंस की बात हो, स्पेस की बात हो, भविष्य किस चीज से तय होगा किसी देश का कि डिफेंस में आप कैसे हैं, स्पेस रिसर्च में कैसे हैं। और अभी कोरोना के बाद क्या समझ में आ गया कि बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्च में आप कैसे हैं। इन चीजों से तय होगा कि भविष्य हमारा कितना मजबूत है। हम इस लेवल के कंपटीशन में, जहां कहा जा रहा है कि चीन की लेबोरेटरी से वायरस निकला, कल को कितने खतरनाक वायरस निकल सकते हैं, इसकी तुलना में ज्यादा मारक वायरस निकल सकते हैं। और कोई देश अगर खतरनाक मूड में आ ही जाए, अमेरिका, रूस या चीन जैसा देश जिसके पास बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च बहुत उन्नत स्तर की है, मतलब कल्पना कीजिए कि अमेरिका ठान ले किसी देश को खत्म करना है,
उसके लिए कितना आसान है कि वो एक वायरस को डेवलप करे और उस वायरस में ऐसी क्षमताएं हो कि बहुत तेज फैलता हो, तुरंत मारता हो इंसान को, और पहले उस वायरस का वैक्सीन बना के अपनी पूरी आबादी को लगवा दे। और उसके बाद ये कहे भाई हमारे पास कुछ ऐसे वायरस हैं जो युद्ध के समय हमें इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं, हम अपनी पूरी आबादी को और नाटो कंट्रीज की आबादी को और जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं उन सब की आबादी को वैक्सीन देंगे ताकि वो लगवा लें, ताकि किसी भी युद्ध में उनको नुकसान ना हो। और फिर कोई युद्ध हुआ तो उसे क्या करना है, उस वायरस को छोड़ देना है। अमेरिका की आबादी बची रहेगी क्योंकि उनको पहले से वैक्सीन मिला हुआ है, और जिस देश को मारना है अगर वहां वायरस छोड़ दिया तो पता लगा कि 7 दिन में 10 दिन में पूरा देश साफ हो गया। ये सब कल्पनाएं लग रही हैं, लेकिन आज से 100 साल बाद के युद्धों का लेवल यही होने वाला है, जहां युद्ध में विकसित देशों की सेनाओं में कोई मनुष्य नहीं होगा, उनकी सेनाओं में केवल रोबोट्स होंगे, और वो रोबोट्स कंट्रोल्ड होंगे उनके जो वॉर रूम है टेक्नोलॉजी का वहां से, और वो एक एक रोबोट किसी कमजोर देश के 100-100 सैनिकों को भारी पड़ने वाला है। ड्रोन से युद्ध होंगे, दिखेगा ही नहीं कहां से हमला हुआ है। और जब इस देश को ठीक से मारना होगा, जनता को मारना होगा, तो केमिकल वेपन्स होंगे, बायो वेपन्स होंगे। भविष्य इतना खतरनाक है कि जो देश तकनीक की दुनिया में, ज्ञान की दुनिया में जरा भी पीछे रहेंगे, रिसर्च में पीछे रहेंगे, उनका भविष्य है नहीं। और आज भी अमेरिका और चीन या इंग्लैंड इन सब से टक्कर लेना हमारे लिए बहुत आसान नहीं है। अगर लेनी है टक्कर तो मेरिट पे जाना होगा, और मेरिटोक्रेसी इस सेंस में बेहतर व्यवस्था है। मेरिटोक्रेसी के समर्थक इस तरह की बातें कहते हैं। मेरिटोक्रेसी को लेकर दिक्कतें क्या क्या है, मैं आपको 1-2 दिक्कतें समझाता हूं ताकि आप समझें कि मेरिट और सोशल जस्टिस के बीच का संबंध क्या है। एक समस्या विशियस सर्कल, मैं आपको समझाता हूं कि विशियस सर्कल क्या होता है। देखिए, विशियस सर्कल के लिए हिंदी में शब्द होता है दुष्चक्र। और यदि आपने यूपीएससी की तैयारी कभी भी की है या इकोनॉमिक्स कहीं पढ़ी तो आपने गरीबी का दुष्चक्र पढ़ा होगा। मैं उसी तरह के दुष्चक्र की बात आपसे कर रहा हूं, थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए एक आदमी अमीर आदमी है, ठीक है। अमीर आदमी का बच्चा हुआ, मान लीजिए ए नाम का। ए को जीवन में सुविधाएं कैसी मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी, खराब मिलेंगी? तो अच्छी ही मिलेंगी। तो ए को जब सुविधाएं अच्छी मिलेंगी तो ये अपने आप में एक योग्य व्यक्ति, एबल व्यक्ति हो जाएगा। और क्योंकि योग्यता का ज्यादा हिस्सा तो माहौल से, सुविधाओं से, अच्छे टीचर मिले या नहीं, अच्छी किताबें मिली या नहीं, अच्छा माहौल मिला या नहीं, इससे होता है। आईक्यू का एक हिस्सा होता है, लेकिन ज्यादा बड़ा हिस्सा यह है कि उस व्यक्ति को एनवायरनमेंट कैसा मिला। अब क्योंकि ये बच्चा एबल हो जाएगा, इसलिए इसकी इनकम, ये किसी ना किसी ऐसे काम में जाएगा जहां इसकी इनकम ज्यादा होगी। इनकम ज्यादा होगी तो ये बच्चा रिच हो जाएगा, बल्कि हो सकता है कि अपने पिता की तुलना में ज्यादा रिच हो जाए। मैं ऐसा करता हूं कि इसको, सर्कल को यहां बनाने के बजाय ऐसे कर देता हूं। अब ये सर्कल पूरा हो गया। अमीर का बच्चा योग्य हो जाएगा क्योंकि उसे सुविधाएं मिलेंगी, सुविधाएं मिलने से योग्य हुआ, योग्य होगा तो अच्छा काम कर लेगा, इस वजह से उसकी इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो फिर से अमीर हो जाएगा। और इसलिए अमीर घरों में अमीरी का दुष्चक्र बना रहेगा। वो उसको दुष्चक्र नहीं कहेंगे, वो इसको अच्छा चक्र कहेंगे, लेकिन एक सामान्य बात। अब इसका विपरीत देखिए कि एक व्यक्ति गरीब है, पुअर है, गरीब घर में पैदा हुआ है। फिर बाद में उसका एक बेटा हुआ ए नाम का। क्योंकि ए गरीब है इसलिए उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, बचपन से उसको काम करना पड़ेगा, किसी चाय की दुकान पे उसको छोटू बन के चाय बेचनी पड़ेगी, पढ़ने का तो मौका मिलेगा ही नहीं। और इस वजह से ये बच्चा बहुत एबल नहीं हो पाएगा। ये आप कह सकते हैं कि अनेबल किस्म का बच्चा, अयोग्य किस्म का बच्चा होकर रह जाएगा।
और जब ये अनेबल हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि इसको अच्छी नौकरी मिलेगी नहीं, और इसलिए इसके इनकम का लेवल बहुत कम रहेगा। जब इनकम का लेवल कम रहेगा तो ये जिंदगी भर गरीब रहेगा, और फिर ये गरीब रहेगा, फिर इसका बच्चा वो गरीब, उसका बच्चा फिर वो गरीब होगा। एक आध बच्चा संयोग से इस दुष्चक्र को तोड़ देगा, अखबारों में बड़ा बड़ा छपेगा उसके बारे में, और लोग ये भरोसा कर लेंगे कि गरीबी से हर व्यक्ति लड़ सकता है, जबकि ये बात सही नहीं है। गरीबी से लाखों में, हजारों में एक आध व्यक्ति लड़ पाता है, कुछ ही व्यक्ति लड़ पाते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरिट आमतौर पर जन्मजात नहीं होती है। मेरिट का ज्यादा बड़ा हिस्सा माहौल से आता है, और क्योंकि समुदाय में, समाज में बराबरी नहीं है, इसलिए जो लोग बेहतर स्थिति में हैं उनकी हर पीढ़ी में योग्यता और अमीरी पैदा होती रहेगी। और मेरिटोक्रेसी के नाम पर दरअसल जो प्लूटोक्रेसी होती है, जो समाज के अमीर लोग हैं उनका शासन होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, और गरीब लोगों को या पिछड़े व्यक्तियों को अयोग्य कह कहकर हर पीढ़ी में हम खारिज करते रहते हैं। इसलिए मेरिटोक्रेसी दरअसल मेरिटोक्रेसी ना होकर के प्लूटोक्रेसी है, अमीरों का साम्राज्य है। क्योंकि उनको सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए वो ज्यादा योग्य अपने आप को साबित कर लेते हैं। ये एक तर्क है जो मेरिटोक्रेसी के विरोध में दिया जाता है। दूसरी बात क्या थी कि मेरिटोक्रेसी की प्रॉब्लम यह है कि मेरिट अपने आप एक सोशल प्रोडक्ट है। महात्मा गांधी ने यह बात कही, कार्ल मार्क्स ने यह बात कही, कॉडवेल ने यह बात कही, बहुत महान महान चिंतकों ने यह बात कही है कि जो मेरिट है, इसे मैं अगर एक कंसेप्ट के रूप में समझाऊं, एक प्रश्न ये होता है कि जब मैं कहता हूं कि मेरी मेरिट है, तो मेरे पास मेरिट कहां से आई, योग्यता मेरे पास कहां से आई। योग्यता के दो ही सोर्सेज हो सकते हैं कि या तो मेरे जीन ऐसे हैं, आनुवांशिक कारण ऐसे हैं, या फिर मुझे एनवायरनमेंट ऐसा मिला। साइकोलॉजी में माना जाता है कि हमारा व्यक्तित्व जो है या हमारी जो योग्यता है वो कुल मिला के हमारे जीन्स और हमारे एनवायरनमेंट की क्रिया प्रतिक्रिया, इंटरेक्शन का ही एक रिजल्ट है और कुछ नहीं है। अब मेरे जीन्स कितने अच्छे हैं ये मैं तय नहीं करता हूं, ये मुझे संयोग से मिलते हैं, बाई चांस मिल जाते हैं कि मेरे पेरेंट्स के जीन्स अच्छे थे, या मेरे दादा या दादी या नाना या नानी या उनके पीछे के, और कहीं से संयोग से मुझे कोई अच्छा जीन मिल गया। और दूसरा है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या क्या होता है? एनवायरनमेंट का मतलब एक होता है कि आपके पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समृद्ध हैं, कितने लचीले हैं, कितना समझते हैं चीज़ों को। फिर आप जिस फैमिली में हैं, जॉइंट फैमिली की बात अगर करें, फिर आप जिस समुदाय में हैं, कम्युनिटी में हैं, उस कम्युनिटी में माहौल कैसा रहता है। वहाँ दिन भर पढ़ाई की बातें होती हैं, ये लड़ाई की बातें होती हैं, वहाँ फिल्मों की बातें होती हैं या नॉलेज की बातें होती हैं, वहाँ सपना देखने की बातें होती हैं या किसी तरह से काम चलाने की बातें होती हैं। फिर आपको जो स्कूल मिला, जो कॉलेज मिला, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मिले, वो कैसे थे, वहाँ के टीचर्स कैसे थे, वो कितना अच्छे से बात करते थे, कितना सपोर्ट करते थे। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होती हैं, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज होती हैं, जिनमें कुछ भी चीज़ हो सकती है, ट्यूशन से लेकर अच्छे दोस्त जो आपको सपोर्ट कर सके, वो सब, इन सब चीज़ों के मिलने से प्लस आपके जीन्स, इन सब से मिलती है आपकी मेरिट बनती है। कार्ल मार्क्स ने, महात्मा गांधी ने कितना बढ़िया कहा कि जिसको कोई व्यक्ति अपनी मेरिट कहता है, उसके बनने में उसकी अपनी भूमिका जीरो होती है। जीन उसके अपने नहीं है, बाई चांस उसे मिल गए हैं। उसमें वो क्या दावा कर सकता है कि मैंने क्या महानता की थी कि मुझे वो जीन मिल गए। और इसी प्रकार से जीन्स अपने आप में क्या कर लेंगे, ज्यादा बड़ा योगदान तो माहौल का है, और माहौल जो उसको पूरा मिलता है, ये पूरा का पूरा सोसाइटी से मिलता है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बहुत मेरिटोरियस हूं तो मेरे मेरिट
के निर्माण में समाज की बड़ी भूमिका है, और यदि मेरी मेरिट के निर्माण में समाज की बड़ी भूमिका है तो मेरी मेरिट से पैदा होने वाले फायदों में समाज की बड़ी भूमिका क्यों ना हो। मैं ये कैसे क्लेम कर लूं कि मेरी मेरिट से सारे फायदे मुझे मिलने चाहिए, समाज को नहीं मिलने चाहिए, या मेरी मेरिट की कोई जिम्मेदारी समाज के प्रति नहीं है, केवल उसके अधिकारी अधिकार हैं। और इस वजह से जो सामाजिक न्याय के समर्थक चिंतक हैं उनका मानना है कि मेरिटोक्रेसी बहुत ठोस विकल्प नहीं है, क्योंकि मेरिटोक्रेसी में कुछ लोगों के हाथ में पीढ़ी दर पीढ़ी सुविधाएं रहती हैं और अधिकांश समाज मुख्य धारा से इतना कट जाता है तो तकनीकी विकास भले हो जाएगा, किंतु समाज में इतनी अशांति फैल जाएगी, समाज में इतनी अराजकता हो जाएगी, क्योंकि अधिकांश समुदाय ये महसूस करेंगे कि उनकी हिस्सेदारी है ही नहीं। और जब किसी समुदाय को ऐसा लगता है कि हिस्सेदारी नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो चीज़ों को बहुत आसानी से ग्रहण नहीं करता, वो विरोध करता है, विद्रोह करता है, अराजकता का माहौल पैदा हो सकता है। तीसरी और अंतिम बात सब्जेक्टिविटी। इस पर अभी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, संक्षेप में सिर्फ इतना समझ लीजिए कि दुनिया भर में ऐसा मानते हैं कि मेरिट का सही इवेल्युएशन करना ऑब्जेक्टिव तरीके से आसान नहीं है। हम कितना भी ऑब्जेक्टिव हो जाएं उसमें किसी ना किसी मात्रा में सब्जेक्टिविटी रहती है। इसलिए अमेरिका में ऐसे रिसर्च बहुत सारे हुए कि आईक्यू टेस्ट में हमेशा श्वेत बच्चे बेहतर परफॉर्म करते थे, और उसकी बाद में एक बड़ी वजह क्या समझ में आई कि आईक्यू टेस्ट बनाने वाले भी सारे श्वेत होते थे। तो वो जिस माहौल में रहते हैं, जिस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, जिस तरह का लॉजिक यूज करते हैं, पेपर बनाने वाला उसी कल्चर से है तो उसका टेस्ट भी वैसा बनता था जैसे में उसी के समुदाय के बच्चे ज्यादा स्कोर करते थे। इसलिए एक डिबेट ये भी है कि मेरिट का अंततः फैसला कैसे होगा, क्योंकि मेरिट अपने आप में एक बहुत ही सब्जेक्टिव किस्म का प्रोसेस माना जाता है। आज की बात मोटे तौर पे खत्म हो गई है। जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, इक्वालिटी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि संरक्षणात्मक भेदभाव क्या है, सोशल जस्टिस क्या है, मेरिटोक्रेसी क्या है, मेरिटोक्रेसी कितना अच्छा सिस्टम है, कहाँ उसमें दिक्कतें हैं, एफर्मेटिव एक्शन क्या है, सोशल जस्टिस का कौन सा तरीका ठीक है, एफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन, ये सब कुछ बातें, उचित नीति क्या हो। मैं तो एक बैलेंसवादी व्यक्ति हूं और मेरा मानना है कि जैसे बुद्ध मध्यम मार्ग की बात करते थे, एरिस्टोटल या कि अरस्तु ने कहा था कि मध्यम मार्ग ही स्वर्णिम मार्ग है, गोल्डन पाथ है। मैं तो उसी विश्वास पे रहता हूं कि समाज बैलेंस से ही आगे बढ़ता है। आपको दोनों तरह की चीजों को साथ लेके चलना पड़ेगा, वरना एक लॉन्ग जर्नी जो होती है, लंबी आयु नहीं है। बैलेंस जब तक नहीं होगा, और बैलेंस किस किस चीज के बीच में, बैलेंस दोनों चीजों के बीच में। मेरिट नहीं होगी तो एक देश के रूप में हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरिट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन मेरिट के साथ में ये भी जरूरी है कि सोशल जस्टिस की प्रक्रिया लगातार चलती रहे, ताकि समाज के वो सारे हिस्से, ध्यान रखना 95% लोग भारतीय समाज में ऐसे हैं जो किसी ना किसी रूप में वंचन के शिकार हैं। अगर 95% को छोड़ के चलेंगे तो फिर आप किसको लेके चल रहे हैं? आप इतना आगे निकल गए कि समाज पीछे छूट गया। जब तक हम समाज को साथ में लेके डेवलपमेंट को दिशा नहीं देंगे, सबका साथ सबका विकास नहीं करेंगे, तब तक देश का विकास नहीं होगा। देश आगे नहीं बढ़ेगा, देश के कुछ लोग आगे बढ़ जाएंगे, और इतना आगे बढ़ना ठीक नहीं है कि देश पीछे छूट जाए। इसलिए एक ऐसा बैलेंस मेंटेन करना होगा, सोशल जस्टिस भी हो, मेरिट का भी सम्मान हो, और इसके लिए हमें अंततः एक नीति के बारे में सोचना चाहिए। और मैं आज की पूरी चर्चा के सार के रूप में उसी नीति के बारे में कह रहा हूं। एफर्मेटिव एक्शन एकदम जरूरी है, भारत के लिए भी, दुनिया के किसी भी समझदार देश के लिए एफर्मेटिव एक्शन जरूरी है। किस सेंस में? कि समाज के वो समुदाय जो विकास की असमतल प्रक्रिया में हजारों सालों में पीछे छूट गए, इसलिए नहीं छूटे कि वो योग्य नहीं थे, इसलिए छूटे कि उनको अवसर कम मिले। यदि वो इस वजह से पीछे छूट गए कि हमें अवसर ज्यादा मिले थे, तो आज उन्हें थोड़े से अतिरिक्त अवसर देकर मुख्य धारा में लाना भी हमारी जिम्मेदारी एक अच्छे समाज के रूप में बनती है। ये होना ही चाहिए। एफर्मेटिव एक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आरक्षण की जो व्यवस्था चल रही है वो एकदम ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। हमारी आरक्षण की व्यवस्था में सिस्टमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है, व्यवस्थागत सुधारों की जरूरत है, गंभीर जरूरत है।
मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि अगर आरक्षण उन व्यक्तियों को मिले जिन्हें सच में मिलना चाहिए, तो मैं दावे से कह रहा हूं कि समाज में आमतौर पर किसी को नाराजगी होगी ही नहीं। नाराजगी वहां होती है जहां हमें लगता है कि आरक्षण ऐसे व्यक्ति को मिला जिसको नहीं मिलना चाहिए था, तो मैंने त्याग किया भी तो किसके पक्ष में किया, ये दुख होने लगता है। और इस वजह से आरक्षण की लिमिट क्या हो, इस पर डिस्कशन की जरूरत है। क्रीमी लेयर की धारणा पर डिस्कशन बहुत जरूरी है कि किन किन व्यक्तियों को आरक्षण के दायरे से बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि आरक्षण की पहुंच उस व्यक्ति तक ठीक तरीके से हो जो दरअसल जरूरतमंद है, जो दरअसल वंचित है, पिछड़ा हुआ है। ऐसा ना हो कि आरक्षित वर्ग के बीच में जो संपन्नता के टापू हैं, कुछ संपन्न व्यक्ति हैं, उनको हर पीढ़ी में आरक्षण मिलता रहे, और जो दरअसल असली वंचित लोग हैं उनको आरक्षण का नाम भी ना पता लगे, उनको आरक्षण का फायदा ना मिले। ये गलत है। और जब आरक्षण की नीति का गलत प्रयोग होगा तो निश्चित रूप से समाज में एक नाराजगी पैदा होती है। इस नाराजगी को संभालना भी राज्य का काम है और उसके लिए उचित नीति बनानी ही चाहिए। प्रमोशन जैसे मुद्दों पर हम बात करेंगे कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं। उसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसकी वजह से बीच का रास्ता निकालना पड़ता है कि आरक्षण हो, एक टाइम लिमिट के साथ हो, कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी। और जब कोई आपसे ये कहे कि आरक्षण, भाई हमने तो ऐसा पाप नहीं किया था, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आपको एक तर्क देता हूं, थोड़ा सोचिएगा इस बारे में। आरक्षण के समर्थकों का तर्क है और मुझे लगता है कि वो तर्क बड़ा वजनदार है, मेरे पास उसका कोई विरोध नहीं है। भारतीय समाज की बात करें तो पिछले हजारों सालों में सोच के देखिए, जो एजुकेशनल राइट्स थे, शिक्षा का अधिकार था और शिक्षा देने का अधिकार, टीचर की जितनी पोस्ट हुआ करती थी मान लीजिए उसको, वो सारी की सारी हमारे समाज की वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण वर्ण था उसके लिए लगभग आरक्षित थी। क्योंकि वर्ण व्यवस्था कहती थी कि जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, पूरी शिक्षा, जो क्षत्रिय समाज है उसको सैन्य शिक्षा मिलती थी, जो वैश्य समुदाय था उसको थोड़ी बहुत बही खाता बिजनेस की बेसिक शिक्षा मिल जाती थी, जो शूद्र समाज था उसको शिक्षा से वंचित रखा गया। महिलाओं को वैदिक काल के बाद से देखें तो शिक्षा से वंचित रखा गया। तो सवाल ये भी तो है कि कई हजार साल तक शिक्षा से जुड़े हुए लगभग सभी पदों पर जो ब्राह्मण समुदाय था उसका 100% आरक्षण चल रहा था। इसी प्रकार से अगर देखें, जो सेना से जुड़े हुए पद हैं या जो व्यवसाय से जुड़े हुए क्षेत्र थे, बिजनेस की दुनिया में घोषित या अघोषित रूप से लगभग 100% आरक्षण वैश्य समुदाय को मिला हुआ था। उन्हीं को माहौल मिलता था, उन्हीं को ये काम सौंपा गया था कि वही ये काम करेंगे। क्षत्रिय वर्ग सेना वाला काम करेगा तो वो सैन्य रुझान वाले काम में लगे रहते थे। और इसका मतलब यह हुआ कि वर्ण व्यवस्था ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था कि लगभग हर समुदाय को पता था कि वो वही काम कर सकता है और कोई काम नहीं, और उसके क्षेत्र में बाकी समुदाय या बाकी वर्ण हिस्सेदारी रखते भी नहीं थे। और इस पूरे सिस्टम में जनरली ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है कि ब्राह्मण समुदाय में कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका मन करता हो कि वो व्यवसाय में कुछ नया काम करे, कुछ नवाचार करे, या सेना के क्षेत्र में कुछ बड़ा काम करे। कोई क्षत्रिय व्यक्ति ऐसा रहा हो जिसका मन करता हो कि वो रिसर्च करे किसी ज्ञान के क्षेत्र में, या वो बिजनेस में कुछ करे। बिजनेस कम्युनिटी का कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जिसका मन करता हो कि वो शिक्षा में कुछ कमाल कर दे। ये जो क्लोज सिस्टम था, बंद व्यवस्था थी, इस बंद व्यवस्था ने ऐसी स्थितियां पैदा की कि बहुत सारे बच्चे अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार क्षेत्र चुन नहीं सके। एक ओपन सिस्टम, एक स्मार्ट सिस्टम वो है जिसमें हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़े, लेकिन यदि किसी को रोका गया है बहुत लंबे अरसे से तो उसे थोड़ी सी विशेष सुविधा देकर आगे बढ़ने का सहारा दिया जाए। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि हमारे समाज में जो विषमताएं हैं, कई हजार वर्षों की विषमताएं हैं, सामाजिक भी, आर्थिक भी, लैंगिक भी, महिलाओं को भी हजारों सालों तक पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला है। अब इन तथ्यों से आंख बंद करके बैठ जाना एक उपाय तो है, लेकिन उस उपाय से आप समाज की समस्याओं का सही समाधान कर नहीं पाएंगे। सही बात यह है कि जिन जिन वर्गों को नुकसान झेलना पड़ा, उन वर्गों को
सहारा देकर मुख्य धारा में लाना समाज का ही काम है, और इसी काम के लिए एफर्मेटिव एक्शन बना है, इसी काम के लिए आरक्षण बना है। होना बस ये चाहिए कि आरक्षण या एफर्मेटिव एक्शन का प्रयोग इस तरह से ना हो कि कोई अपात्र उसका फायदा उठाए, या कोई सुपात्र छूट जाए, कोई अच्छा व्यक्ति छूट ना जाए, कोई गलत व्यक्ति फायदा ना उठा ले। लेकिन इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। हमें संविधान के बहुत सारे आर्टिकल्स, कुछ एक्ट्स, उनकी धाराएं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स, वो सब समझने होंगे। वो एक लंबी प्रक्रिया है। फिलहाल मैंने 31 मार्च तक का वायदा जो किया था, आज इतना पूरा कर दिया। अब जब भी मौका मिलेगा, मैं डेट बोलने से बच रहा हूँ, जब भी मौका मिलेगा एक टॉपिक लेके आऊंगा। ऐसे 5-6 टॉपिक्स हैं बारी बारी आरक्षण के, जैसे कभी ओबीसी आरक्षण पे हो जाएगा, कभी शिक्षा में आरक्षण, कभी माइनॉरिटीज का आरक्षण, कभी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण पे हो जाएगा, कभी प्रमोशन में आरक्षण पे हो जाएगा। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि इन पे कम से कम 1-1 घंटे बात करनी होगी। संविधान में क्या संशोधन हुए, क्या संविधान के अनुच्छेद थे, क्या जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के थे, वो सब समझने होंगे। वो समझेंगे समय के साथ। आज की जो चर्चा हुई उस पर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। पहली बात तो ये कि आपको कुल मिला के कंसेप्ट समझ में आया या नहीं। कोई डाउट रह गया हो तो वो लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा अगली बार उस डाउट को दूर करूं। और मुझे उम्मीद है कि इस बहस के बाद केवल समझ नहीं बढ़ी होगी, बल्कि आक्रामकता कम भी होगी, चीज़ों को समझने का एक नज़रिया भी मिलेगा, और आप अपने फायदे नुकसान से थोड़ा तटस्थ होकर भी समझ पाएंगे कि एक स्वस्थ और लोकतांत्रिक समाज के तौर पर हमारी वरीयताएं क्या होनी चाहिए। और सही के पक्ष में खड़ा होना, बेशक आपको अपने ही परिवार और समुदाय से थोड़ा सा लड़ना पड़े, सही के पक्ष में खड़ा होना अपने आप में एक उपलब्धि होती है, और इस पर भी सोचा जाना चाहिए। इसके साथ ही आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों के कमेंट से ऐसा लगता है कि आपकी आगे बढ़ने की इच्छा है तो इस पर आगे बढ़ेंगे, और यदि आपको लगता है कि नहीं इतना ही काफ़ी था, और बकवास सुनने का हमारा